और पार्टनरशिप में हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि हमारा एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होने वाली है, कैसे कैसे होने वाली है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमको पहले समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 3:5:2। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर इन्हें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट तीनों को होता है तो उसमें से 30 रुपीज़ ए लेता है, 50 रुपीज़ बी लेता है और 20 रुपीज़ सी लेता है। ये इस बात का मतलब है। अब यहाँ पर ये जो पार्टनर है सी, स्क्रीन पर आप देख लेंगे, यहाँ पर सी जो पार्टनर है, ये पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट मांग रहा है, बोल रहा है कि मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मैं बिजनेस को छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो नोटिस देगा और नोटिस देकर ये बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। तो इसके छोड़ने को ही बिजनेस में हम अकाउंटिंग में बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ पर सी जो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, तो ये सी पार्टनर बिजनेस से क्या क्या चीज़ लेकर जाने वाला है। तो मैं आपसे बोलूँगा, अच्छा इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन इस रिटायर होने वाले से अलावा जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर ही रह जाएंगे, जैसे ए और बी, इनको हम या तो बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, और या फिर हम इनको बोल सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर है ये क्या क्या चीज़ें लेकर जाने वाला है? तो मैं बोलता हूँ ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि सी, ये बिजनेस से क्या क्या लेकर जाने वाला है। देखो, जब पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या लगाता है बिजनेस में? कैपिटल। तो सबसे पहली चीज़ जो बिजनेस से वो लेकर जाने वाला है, वो लेकर जाने वाला है उसका कैपिटल। दूसरा वो लेकर जाना है हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जब बिजनेस में 3 लोग थे, ए, बी और सी, तो बिजनेस की गुडविल को तीनों ने जनरेट किया था, तीनों ने उसमें मेहनत की थी, तो आज वो अपना हिस्सा बिजनेस से लेकर चला जाएगा। या पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉफिट्स रहे थे जिनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो वो भी अगर उसके हिस्से में आ रहे होंगे तो वो भी उसको लेकर चला जाएगा। या फिर हम जब पार्टनर जाता है तो उसके जाने के टाइम पर हम अपने सारी एसेट्स को और सारी लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, मार्केट वैल्यू पर कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन लॉस हो जाता है, तो उसको भी वो ले जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और आई कैन से रिवैल्यूएशन लॉस। अब ये समझना है हमें कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं गुडविल का, और दूसरा हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या फिर मैं कहूँ एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर कवर करेंगे दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एंड इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेटलमेंट। यानी जब पार्टनर बिजनेस छोड़कर चला जाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें हम देंगे, उसका क्या क्या हम सेटलमेंट करेंगे, कैसे कैसे हम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ पार्टनर में। यानी बेसिकली हमारे पास 4 टॉपिक्स इस बार हैं, लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट और हुआ करता था जिसको हम बोलते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस बार सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन आईएससी के सिलेबस में ये अभी भी है, यानी एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा और वहाँ पर आपको ये अपलोड यूट्यूब पर मिल जाएगा, चैनल पर हमारे मिल जाएगा। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज का जो हम मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। चलिए लिखते हैं मेरे साथ, आप लिखिए। टॉपिक नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब देखो यहाँ पर ना न्यू रेशो के कैलकुलेशन में हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या होगा सर? केस नंबर 1 में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट गेन बाय remaining partners is given। एंड सेकेंड केस में हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो केस नंबर 1 में हमें इन्फॉर्मेशंस नहीं दी गई हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। जैसे मैं बोलता हूं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 3:2:1। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि सी रिटायर्स, यानी इन 3 पार्टनर्स में से ए में से, बी में से और सी में से सी बिजनेस से रिटायर हो गया। आप कहोगे सी रिटायर हो गया तो ठीक है, आप सी को काट दो, तो बचेंगे कितने पार्टनर्स, ए और बी, और उनका रेशो क्या रहेगा 3:2। सिंपल, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सी का जो शेयर है वो ए और बी ने कितना लिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो आपको बिल्कुल सिंपल करना है कि आपको सी को काट देना है और बचे हुए पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे और बचा हुआ रेशो उनका न्यू रेशो रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ए, बी एंड सी इनका रेशो है 1:1:1, इक्वल रेशो में ये थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा बी रिटायर्स और इसके अलावा क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आप समझ जाइए कि बी को आपको काट देना है, बचे कितने पार्टनर्स, ए और सी, रेशो 1:1, ईजी। बट अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी किस चीज़ की, गेन की, कि अगर सी चला गया है तो ए और बी कितना शेयर को गेन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। तब ऐसा होगा तो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे साथ आप लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए, बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन कहता है सी रिटायर्स एंड अब एंड के बाद में वो एक आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए, सी रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट was acquired by A and B equally। अब आपको क्या करना है, आपको न्यू रेशो किसका निकालना है, ए और बी का, क्योंकि सी तो बिजनेस छोड़कर चला गया। तो आपको लिखना है ए और आपको लिखना है बी। सबसे पहले आप इनका ओल्ड शेयर क्या था वो लिख दो। तो ए का आप देखोगे तो ओल्ड शेयर था 3/6, लिख दिया। बी का 2/6 लिख दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि सी रिटायर हुआ एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। ए और बी इक्वली उसके शेयर को ले लेते हैं। तो जब लेंगे तो इनके यहाँ पर प्लस होगा ए और बी में। किसके शेयर को ले रहे हैं, सी के शेयर को ले रहे हैं। सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/6, तो आपको दोनों में लिखना है 1/6। अब 1/6 पूरा नहीं ले रहे, 1/6 को इक्वली ले रहे हैं। इक्वली मतलब 1/2 तो इंटू 1/2 यहाँ कर दीजिए और इंटू 1/2 यहाँ कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा न्यू रेशो 3/6 प्लस ये हो गया आपका 7/12 और ये आपका हो जाता है 2/6 प्लस 1/12
ये आपका होगा 5/12। तो अगर मैं ए की और बी की बात करूँ तो ए और बी का रेशो हो गया न्यू 7:5। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, तो लिखिए मेरे साथ एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं कहता हूँ कि ए एंड बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। अब क्वेश्चन कहता है सी रिटायर्स and his share of profit was acquired by A only। अब ये कैसे करना है, तो आप ये सोचिए कि पार्टनर कौन सा छोड़कर जा रहा है, सी छोड़कर जा रहा है, तो बचेंगे कितने पार्टनर, सिर्फ ए और बी बचेंगे। तो आप अपने आंसर में लिखिए ए और बी। सबसे पहले इनका ओल्ड शेयर क्या था वो लिख दीजिए। ए का ओल्ड शेयर था 5/10 और बी का था 3/10। प्लस ए में करना है, क्यों सिर्फ ए में करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट वॉज एक्वायर्ड बाई ए ओनली। ए एक्वायर करेगा किसका शेयर, ई का शेयर, सी का शेयर। तो सी का शेयर था कितना 2/10, तो ए में ऐड कर दीजिए 2/10, तो ये हो गया 7/10 एंड ये स्टिल रह गया 3/10। तो ए का और बी की अगर दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाता है 7:3 न्यू रेशो। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर समझते हैं कि हमें न्यू रेशो कैसे निकालना है। न्यू रेशो नहीं, गेनिंग रेशो। अब अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशो की, तो गेनिंग रेशो में मैंने 2 केसेस बना दिए हैं, 2 केसेस। केस नंबर वन when new ratio is not given, and case number 2 when new ratio is given। सबसे पहले हम समझते हैं केस नंबर 1 को। केस नंबर वन मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिर ये इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि देखो ए बी एंड सी बिजनेस में 100 का प्रॉफिट होता है, और इस 100 के प्रॉफिट में ए के पास बी के पास होते हैं 50, 30 एंड 20। या फिर इसको और इजी करने के लिए मैं बोल सकता हूँ इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10, और बिजनेस में प्रॉफिट 100 का नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट होता है 30 रुपीज़ का। तो 30 के प्रॉफिट में से ए को मिलते हैं 10 रुपीज़, बी को मिलते हैं 10 रुपीज़, सी को मिलते हैं 10 रुपीज़। अब सी यहाँ से छोड़कर चला गया बिजनेस, छोड़कर चला गया, तो सी के जो 10 रुपीज़ हैं वो कौन गेन करेगा, ए और बी। और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो कैसे गेन करने वाला है, हाफ हाफ, 5 ये ले लेगा और 5 ये ले लेगा। तो कैन आई से कि इसका हो जाएगा 15 ए का और बी का भी हो जाएगा 15। अब आप समझिए, देखो ए और बी का रेशो कितना था ओल्ड, 1:1, तीनों का, ए और बी का और सी का जो रेशो था वो कितना था, 1:1। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला और आपको न्यू रेशो भी नहीं दिया गया था, तो आपने कैसे निकाला, आपने बोला देखो ए का और बी का, सी का, तीनों का रेशो कितना है, 1:1। आपको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आपने बोला सी रिटायर हुआ, तो आपको ने सी को काट दिया, तो आपके पास ए का और बी का शेयर कितना, 1:1। गेनिंग रेशो क्या रहेगा, ऐसे केस में गेनिंग रेशो वही रहेगा जो न्यू रेशो है, 1:1। अब देख लीजिए यहाँ पर 5:5 मतलब 1:1, 15:15:1:1। अगर मैं आपसे शॉर्ट में बोलूँ तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं केस नंबर 1 में, अगर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, नोट लिख लीजिए, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, न्यू रेशो इक्वल्स टू गेनिंग रेशो। एक एग्जांपल करा देता हूँ मैं, जैसे मैं कहता हूँ ए बी
एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। क्वेश्चन बोलता है सी रिटायर्स, और आगे क्वेश्चन ने बोल दिया कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई न्यू रेशो आपको नहीं दे रखा, तो बहुत इजी है। कैसे करेंगे आपको लिखना है ABC, रेशो क्या है 3:2:1। सी रिटायर होगा, सी को काट दीजिए। बचे हुए पार्टनर्स कौन है, ए और बी, उनका ओल्ड रेशो क्या था 3:2, तो ये क्या बन गया न्यू रेशो, ठीक है। और यही 3:2 क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। इजी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केस नंबर बी की, यानी केस नंबर 2 की, जहाँ पर आपको न्यू रेशो दिया जाता है। व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, इजीली समझ में आ जाएगा। जब आपको न्यू रेशो दिया जाएगा, जब आपको न्यू रेशो दिया जाएगा तो आपको निकालना है गेनिंग। गेनिंग कैसे निकालना है, आपको निकालना है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, ए बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। आगे क्वेश्चन में लिखा होगा सी रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ए का यानी रिमेनिंग पार्टनर्स का, ए और का बी का, दोनों का आपको न्यू रेशो दे दिया है। कितना बता दिया है, इक्वल बता दिया है। यहाँ पर आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पर वैसे ऊपर जैसे हमने किया वैसे नहीं निकालेंगे, बल्कि आप यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड करके निकालेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको निकालना है गेनिंग रेशो, कैसे निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ए, यहाँ पर लिख दीजिए बी। ए का और बी का न्यू शेयर क्या है, इक्वल है। कैन आई से 1/2 एंड 1/2। इसमें से आपको माइनस करना है ओल्ड वाला। ए का ओल्ड कितना था 5/10 और बी का कितना था 3/10। तो ये कितना हो जाता है 0/10। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हो जाता है 5 - 3 = 2/10। तो ये 2/10 जो यहाँ पर आया दैट इज़ गेनिंग। ए का 0 आ रहा है, इसका मतलब इसने ना कुछ गेन किया है, ना इसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ए बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। C retires and new ratio between A and B is 3:2। आपको यहाँ पर न्यू रेशो दे दिया है 3:2, तो कैसे निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो यहाँ पर बचेंगे पार्टनर्स ए और बी। तो आप सबसे पहले इनका न्यू लिखिए, न्यू कितना 3/5 एंड 2/5। इसमें से आपको लेस करना है। ओल्ड शेयर कितना था 5/10 एंड 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 10, 6 - 5 1/10 एंड ये भी आपका 10 / 5 2 2 4 - 3 = 1/10। तो यहाँ पर ये जो 1 करके आया ना दैट इज़ गेनिंग रेशो, यानी जो भी शेयर रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसको वो 1:1 में गेन कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करता हूँ, लिखिए आप मेरे साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
गुडविल, इस गुडविल को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, दो केसेस में हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो अगर मैं लिखता हूँ गुडविल, इसको मैंने दो केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दो केसेस में बाइफिकेट कर दिया है, तो आप भी इसको दो जगह बांट सकते हैं। ओके, यहाँ पर पहला केस है, केस नंबर 1 इज एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, या फिर हम बोल सकते हैं गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। और सेकंड केस जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, दैट इज वैल्यूड गुडविल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 दैट इज ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग गुडविल। तो पहले ये समझते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जैक्टली होती क्या है। क्वेश्चन में आपको पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट में आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको गुडविल लिखा हुआ मिलेगा। ये जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर नज़र आ रही है ना, इसी को अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। यानी वो गुडविल जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पहले से ही है। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी, तीनों का रेशो था 1:1:1। तो ये पार्टनर्स इन तीनों की थी, ए की थी, बी की थी, सी की थी। इस गुडविल का अधिकार किसको है? ए को, बी को, सी को। यानी जब बिजनेस में ये गुडविल को परचेज किया गया था तो पैसे तीनों के गए होंगे, ए के भी, बी के भी, सी के भी। तो अब जब पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं तो ये गुडविल तीनों ने खरीदी थी, इसीलिए ये तीनों इसको बांट लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल आपको मिल जाए या फिर गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में देखने के लिए मिल जाए, तो ध्यान रहे आपको उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मीन्स उसको आपको ख़त्म कर देना है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बहुत इजी है। गुडविल का नेचर क्या होता है? एसेट होती है। गुडविल का नेचर होता है डेबिट। गुडविल क्योंकि एक एसेट है तो उसका नेचर होता है डेबिट। तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो गुडविल को डेबिट की जगह क्या कर दोगे आप? क्रेडिट, क्योंकि गुडविल बिजनेस से ख़त्म हो जाएगी, एसेट ख़त्म हो जाएगी, तो आपको क्रेडिट करना है गुडविल। फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 30,000। तो गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। अभी गुडविल तीनों पार्टनर्स की थी, ए की थी, बी की थी, सी की थी। 30,000 कि क्या रेशो था इनका? 1:1:1। तो ये तीनों पार्टनर्स इसको बांट लेंगे। तो हम डेबिट कर देंगे एज कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। 10,000, 10,000 एंड 10,000। ये ट्रीटमेंट होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का। अगर मैं इसको शॉर्ट में या फिर आपको नोट बनाकर लिखवाना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल is written off among all the partners including retiring partner in their old ratio। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल मिल जाती है, यानी गुडविल मिल जाती है आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो आप समझ जाइए ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। और एग्जिस्टिंग गुडविल है तो जितने भी पार्टनर्स बिजनेस के अंदर थे सभी को इसका शेयर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर सभी पार्टनर्स आएंगे और किस रेशो में आएंगे? इनके ओल्ड शेयर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक एग्जाम्पल मैं आपको और लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल A, B, C are
3:2:1 पार्टनर्स। आगे क्वेश्चन में लिखा है सी रिटायर्स। और मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में इधर एसेट साइड में यहाँ पर आपको गुडविल मिलती है फॉर एग्जांपल 60,000 की। तो ये गुडविल कौन सी है? ये एग्जिस्टिंग गुडविल है 60,000। आप इसका क्या करने वाले हैं? आप इसको बांट देंगे पुराने वाले सभी पार्टनर्स में, ए बी सी। एंट्री क्या होगी? गुडविल का नेचर होता है डेबिट, आप इसको कर दोगे क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 60,000। आप इसको डेबिट कर दोगे 3:2:1 रेशो में, यानी ए में आ जाएगा 30,000, बी में आ जाएगा 20,000 और सी में आ जाएगा 10,000। ये तो हो गया केस नंबर 1। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्जिस्टिंग गुडविल। और अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 इज ऑल अबाउट वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट होता है फॉर एग्जांपल वो होता है 100, ए को मिलते हैं उसमें से 50, बी को मिलते हैं 30 और सी को मिलते हैं 20 रुपीज़। अब आने वाले टाइम में ये जो सी पार्टनर है ये बिज़नेस छोड़कर जा रहा है, ये सी बिज़नेस छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब ये रिटायरमेंट चाहता है बिज़नेस से। अब हमारे पास कितने पार्टनर्स बचते हैं? सिर्फ ए और बी। ए कहता है इस 20 में से 10 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ और बी कहता है इस 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ। तो ये 10-10 का जो इन्होंने गेन किया है इसी को हम बोलेंगे गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। और इनका न्यू रेशो कितना हो गया? 60:40। अब आप मुझे ये बताइए कि आने वाले टाइम में क्या सी को कुछ मिलेगा क्या? आंसर इज़ नो, सी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो बिजनेस छोड़कर चला गया। तो आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो किसको मिलने वाला है? फालतू ए को मिलने वाला है और बी को मिलने वाला है, क्योंकि ए ने भी गेन किया है और बी ने भी गेन किया है। लेकिन जो ये सी बिजनेस छोड़कर जा रहा है इसको कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वहाँ पर मेहनत तो तीनों की थी, ए की भी थी, बी की भी थी और सी की भी थी। लेकिन सी की मेहनत का तो कुछ उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सी को यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए, उसकी मेहनत का उसको कंपनसेशन देने के लिए हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं। पूरे बिजनेस की गुडविल को मान लेते हैं हमने वैल्यू कर लिया, और वैल्यू करके हमें पता चला कि हमारे बिजनेस की गुडविल है 1 लाख रुपीज़। ये पूरे बिजनेस की है। तो सी क्योंकि बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो इसमें सी का शेयर कितना हो गया? इसमें सी का शेयर हो गया 20/100। कैसे? क्योंकि 100 का प्रॉफिट होता था तो सी को कितने मिलते थे? 20 रुपीज़। तो इसका शेयर कितना हो गया? 20/100 यानी कि 20,000। अब ये 20,000 जो इसको सी को दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन कहाँ से लेने पड़ेंगे? ये हम लेंगे ए से और बी से। क्यों? क्योंकि ए ने गेन किया है और बी ने गेन किया है। ए का भी आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा और बी का भी आने वाले टाइम में बेनिफिट होने वाला है। तो ये कंपनसेशन हम किसको देंगे? सी को देंगे। किससे लेना है? ए से लेना है और बी से लेना है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब किसी पार्टनर से कुछ भी चीज़ रिकवर की जाती है तो उसको हम डेबिट करते हैं क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाती है। लेकिन किसी पार्टनर को हम कुछ देते हैं तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाना चाहेंगे तो एंट्री बनेगी ए बी टू सी। सी क्यों? क्योंकि सी रिटायर हो रहा है तो उसको हमें कंपनसेशन देना है कितना? 20,000। और ये 20,000 किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। यानी पुराने वाले पार्टनर्स ने, जिस पार्टनर ने भी गेन किया है तो उनका गेनिंग रेशो जो है उसमें हम इसको कंपनसेट कर देंगे। गेनिंग रेशो क्या है? 10:10, यानी कि 1:1 हम इसको बोल सकते हैं। तो ए देगा 10,000 और बी भी देगा 10,000। एग्जैक्टली हमें यही करना है। तो अगर हम इसकी एंट्री समझना चाहें तो एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकलेगा ये कैसे निकलेगा? ये वैल्यूड गुडविल को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। और जब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे जिन्होंने गेन किया होगा, इसको हम गेनिंग भी बोल सकते हैं।
गेनिंग पार्टनर। तो इनको हम डेबिट करेंगे किस रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने गेन किया होगा, यानी गेनिंग रेशो में, जैसा हमने अभी ऊपर ए और बी में किया है एग्जैक्टली। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एग्जांपल नंबर वन, ए एंड बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। C retires, इतना ही हमें क्वेश्चन बोला गया और कुछ नहीं बोला। और फिर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए एक बैलेंस शीट दे दी गई है जहाँ पर एसेट्स में एक गुडविल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 60,000, और नीचे यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है वैल्यूड गुडविल, दैट इज 1,20,000। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो ये जो गुडविल आपको दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में, और ये जो गुडविल आपको दे रखी है दैट इज़ वैल्यूड गुडविल। ये ऊपर वाली गुडविल को तो हम ओल्ड पार्टनर्स में सभी को बांट देंगे, और जो गुडविल आपको वैल्यूड करके नीचे दे रखी है उसका हमें कंपनसेशन देना है रिटायरिंग पार्टनर को। यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में निकालेंगे गेनिंग रेशो। कैसे निकलेगा, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मैंने आपको सिखाया कि 3 पार्टनर्स थे ए बी और सी, रेशो था 3:2:1। यहाँ पर सी रिटायर होगा तो सी को काट दीजिए, न्यू रेशो क्या हो गया, ए और बी का न्यू रेशो हो जाता है 3:2, और अगर मैं गेनिंग रेशो की बात करूँ तो गेनिंग रेशो भी सेम रहेगा 3:2। ओके, अब अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करूँ तो वो मैंने आपको क्या सिखाया कि एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको क्या कर देना है, सभी पार्टनर्स को बांट देना है, और गुडविल क्योंकि डेबिट नेचर की होती है तो उसको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर थे ए बी सी, ये तीनों हो जाएंगे डेबिट, और गुडविल को आप कर देंगे क्रेडिट। गुडविल एग्जिस्टिंग कितनी थी 60,000, तो यहाँ पर आपको लिखना है 60,000, और इनका ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो 3:2:1, तो ए के पास आ जाएंगे 30,000, बी के पास 20,000 और सी के पास 10,000। लेकिन अगर मैं वैल्यूड गुडविल की बात करूँ तो ये होता है कंपनसेशन देने के लिए, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता क्या है, और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करने वाले हैं अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इसको कवर अप करने के लिए आप मेरे साथ एक बैलेंस शीट बनाइए। इस बैलेंस शीट में जो ये लेफ्ट वाली साइड है इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड, और इस साइड को हम बोलते हैं एसेट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर लायबिलिटी साइड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जैसे कि रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 and number 5 is investment fluctuation reserve. And number 6 is profit and loss account. ब्रैकेट में लिख लीजिए क्रेडिट बैलेंस। और अगर एसेट साइड की बात करूं तो यहाँ पर आप लिखिए नंबर 1 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए डेबिट बैलेंस। इसके बाद आप लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद आप लिख सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ चीज़ें आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। या फिर आपको एसेट साइड में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर आपको देखने के लिए मिल सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये चीज़ों को अपन बोलते क्या हैं। तो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं लायबिलिटी साइड में, इनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या इनको हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। और ये जो आपको एसेट साइड में दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। दूसरी बात आप ये लिख लीजिए, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं जो आपको लायबिलिटी साइड देखने के लिए मिलते हैं, ये सभी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि लायबिलिटी में है तो क्रेडिट बैलेंस हो गए। वैसे ही जो एसेट साइड में लिखे हैं सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं, डेबिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं, डेबिट नेचर के बैलेंसेस होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअली ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स क्या है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ए ने अपने बिजनेस में लगा रखे थे, यानी कि ए के जो कैपिटल था दैट वाज 1 लाख। अब मान लेते हैं कि ए को हुआ है 10,000 का प्रॉफिट। आप याद कीजिए क्लास 11th में हम नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड करते थे, कैपिटल में। तो ए का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, अगर वहाँ पर नेट प्रॉफिट होता तो 10,000 कहाँ ऐड करते, यहाँ पर। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कैपिटल में ऐड कर लें, या फिर डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कैपिटल बाहर लिख दें और वहीं पर 10,000 नेट प्रॉफिट लिख दें। अब पार्टनर क्या करता है, बिजनेस का मालिक क्या करता है कि अगर 10,000 रुपीज़ ये एज ए नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर पड़ा रहेगा तो हम कभी भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो पार्टनर बोलूँ या फिर बिजनेस का मालिक बोलूँ, तो वो क्या करता है, इस 10,000 के नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के सेव कर लेता है, जिनको हम बोलते हैं रिजर्व्स। फॉर एग्जाम्पल 5,000 उसने सेव कर लिया, तो इसके नेट प्रॉफिट में कितना बचेगा, 5,000। अब इसने ये चीज़ें अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करी हैं अभी तक। ये रिजर्व भी इसी कैपिटल का हिस्सा है और ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है ये भी मालिक का ही हिस्सा है, ये भी मालिक को ही देना है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, यानी ऐसे पिछले सालों के रिजर्व जो अभी तक पार्टनर्स के कैपिटल में गए नहीं हैं, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या ये रिजर्व, क्या ये नेट प्रॉफिट कैपिटल का हिस्सा है, आंसर इज यस। क्या ये पार्टनर्स को देना चाहिए, आंसर इज यस। क्या ये मान लो 3 पार्टनर्स हैं और इसमें से सी रिटायर हो गया, ए बी सी में से सी रिटायर हो गया, तो क्या ये हिस्सा जो रिजर्व है, ये जो प्रॉफिट है, क्या ये ए बी सी तीनों का है या फिर ए या बी का है, आंसर इज ए बी सी तीनों का है। क्यों, क्योंकि इन तीनों ने ही इसको रिजर्व को या प्रॉफिट को कमाया था, या इन्होंने प्रॉफिट में से रिजर्व को ट्रांसफर किया था। वैसे जो चीज़ें आपको एसेट साइड में मिलती है उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी पिछले सालों में हुए लॉसेस को हमने एक्यूमुलेट करके अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया हुआ है। अब इनको ट्रीट कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे मैंने कहा कि लायबिलिटी साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, नेचर क्या है, क्रेडिट, किसके हैं, पार्टनर्स के हैं। अब ये हमें ट्रांसफ़र करने हैं पार्टनर्स में, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने हैं। पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, आप सोचिए सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्रेडिट नेचर के हैं। जब ये बिजनेस से ट्रांसफ़र होंगे इनको ख़त्म करना पड़ेगा, और जब ये ख़त्म होंगे तो क्रेडिट की जगह क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में, हमेशा ध्यान रखिए ओल्ड रेशो में। वैसे ही अगर मैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करूं तो ये किस नेचर के होते हैं, डेबिट नेचर के होते हैं। अब डेबिट वाली चीज़ों को अगर आप खत्म करेंगे तो एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट किसको, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। तो डेबिट में आप क्या लिखने वाले हैं, डेबिट में आप लिखने वाले हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, ए बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। सी रिटायर, सिर्फ इतना बोला गया है कि सी रिटायर हो गया और हमें कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। कंटिंजेंसी रिजर्व 6,000, रिजर्व फंड 12,000, $24,000, आपको ये सारी चीज़ें मान लो क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि इसमें से कौन सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कौन सा एक्यूमुलेटेड लॉस है। ये कॉन्टिजेंसी रिजर्व और ये रिजर्व फंड, ये दोनों क्या हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में मैंने आपको बताया था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटने की बात करूँ, मुझे अगर कॉन्टिजेंसी रिजर्व को बांटना है 6,000 को, तो मैं कैसे बांटूंगा, क्रेडिट नेचर का होता है तो आप इसको करेंगे डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000। और ये आप किसको दे दोगे, तीनों पार्टनर्स को। 3 पार्टनर्स थे यहाँ पर ए बी सी, रेशो क्या था 3:2:1। तो ये आप तीनों को दे दोगे 2A 2B एंड 2C, 3,000 2,000 एंड 1,000। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व फंड को 12,000 को, तो उसकी भी एंट्री आप क्या बनाएंगे, रिजर्व फंड डेबिट 2A 2B एंड 2C। ये 12,000 था तो ये कितना हो जाएगा 6,000 4,000 एंड 2,000। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, जब आप इसको बिजनेस से खत्म करोगे तो डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो आप फिर एंट्री बनाएंगे ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू पी एन एल अकाउंट, दैट वाज 24,000। तो ये कितना हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 4,000। वैसे ही लास्ट आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये 6,000 का हमें दे रखा है तो इसको भी कैसे बांटना है, डेबिट नेचर का होता है। आप इसको एंट्री में क्रेडिट कर दीजिए और पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए, ए बी सी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 3,000 2,000 एंड 1,000। तो ये हमने कवर अप कर लिया है अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रीवैल्यूएशन होता क्या है, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट, इन दोनों बातों का मतलब है क्या एग्जैक्टली। देखो जैसे आप ये समझिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है और ये आप अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस शीट के लेफ़्ट वाली साइड होती है लायबिलिटीज़ और राइट वाली एसेट्स। मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग थी 1 लाख रुपीज़ की और यहाँ पर 3 पार्टनर्स थे ए बी और सी, 1:1:1। ये 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और एसेट में बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख। क्या ये बिल्डिंग तीनों की है, आंसर इज़ यस।
कल को मान लेते हैं अभी 2 दिन बाद मान लो सी चला जाए और सी के जाने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू जब मार्केट में पता करें तो हो सकता है कि वैल्यू मार्केट में बढ़ गई हो या फिर कम हो गई हो। मान लेते हैं बढ़ गई है, ये बढ़कर हो गई है 1,50,000। माई क्वेश्चन इज, इस 1,00,000 में अगर तीनों का हिस्सा था तो क्या इस 1,50,000 जो मार्केट में वैल्यू है क्या उसमें भी तीनों का हिस्सा रहेगा? आंसर इज यस, क्योंकि भाई ये बिल्डिंग कब से थी? जब से तीनों पार्टनर्स बिजनेस में थे। तो अगर इस 1,00,000 में तीनों का हिस्सा था तो वैसे ही इस 1,50,000 में तीनों का हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि भाई 1,00,000 में तीनों का हिस्सा, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है इसमें तीनों का हिस्सा कैसे? भाई तीनों बिजनेस में थे, तीनों बिजनेस को चला रहे थे, तो किसी एसेट में अगर इंक्रीमेंट होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो तीनों का हिस्सा रहेगा। अब ये जो 50,000 एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ी है किस वजह से? कि हमने अपनी बिल्डिंग को क्या करा दिया है? रीवैल्यू करा लिया है एग्जैक्ट प्राइसेस पर, एग्जैक्ट वैल्यू पर। हमने इस बिल्डिंग को रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने के बाद हमारे इस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 1,50,000। तो हमारा जो बेनिफिट हो रहा है वो कितने से हो रहा है? अमाउंट इज़ 50,000, वो 50,000 से हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो 50,000 का जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो किसको दे दिया जाएगा? वो तीनों पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, ए, बी और सी को। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर लायबिलिटीज़ भी हो सकती है। मान लो हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, लेकिन क्वेश्चन नीचे बोलेगा कि क्रेडिटर्स 15,000 वाले मना कर रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं करना है। तो अगर 15,000 वालों को पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ 15,000 ही पेमेंट करना है, तो हमारा क्रेडिटर्स की वजह से बेनिफिट कितना हुआ? 15,000 का। तो बेनिफिट किसका है? तीनों का है, ए का है, बी का है, सी का है। तो ये लायबिलिटीज़ की कम हो जाने की वजह से या फिर लायबिलिटीज़ का बढ़ जाने की वजह से, एग्जैक्टली वैसे ही एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से और एसेट्स की वैल्यू कम हो जाने की वजह से हमारा रीवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन लॉसेज जनरेट होते हैं। तो ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स? वो सारे पार्टनर्स जो रिटायरमेंट से पहले थे, सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहली बात आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, इसका नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड में आप अपने सारे लॉसेस रिकॉर्ड कीजिए या फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कीजिए, और क्रेडिट साइड में आप सारे अपने इनकम या फिर गेन्स रिकॉर्ड कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी 1,00,000 की बिल्डिंग थी और अब वो बढ़ करके उसकी वैल्यू 2,00,000 हो गई है, तो जो चीज़ 1,00,000 रुपये की थी अब वो 2,00,000 हो गई, तो बेनिफिट कितने का हुआ? 1,00,000 का। वो बेनिफिट किस साइड रिकॉर्ड करना चाहिए? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है बाय इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। वैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो नुकसान होगा। वो नुकसान अगर होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। वैसे ही मान लो मुझे बैंक का लोन रिपे करना था 1,00,000 रुपीज़, लेकिन अब मुझे पे करना पड़ेगा 80,000, तो मेरा अमाउंट 20,000 से कम हो गया। वो मेरा बेनिफिट है कि मेरा नुकसान है? वो मेरा फ़ायदा है। वो फ़ायदा कहाँ आ जाएगा? इधर क्रेडिट साइड में, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, उस लायबिलिटी का नाम लिख करके। वैसे ही अगर किसी लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, मुझे पे करने थे 1,00,000 रुपीज़, लेकिन अब पे करने पड़ेंगे मुझे 1,50,000, तो वो जो 50,000 मेरा बढ़ा है, वो जो मेरा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और इस अकाउंट को बनाने के बाद फाइनली मुझे पता चलेगा कि मुझे बैलेंस इस साइड बचा है या फिर क्रेडिट साइड बचा है। अगर मेरा बैलेंस यहाँ पर बचेगा तो उसको मैं बोलूँगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और उसको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर हुआ है तो वो किसका था? सभी पार्टनर्स का था। तो किस रेशो में ट्रांसफ़र करेंगे? जो उनका ओल्ड रेशो था। वैसे ही अगर यहाँ बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड में तो वो हमारा, उसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन लॉस, और वो भी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो अगर मैं कहता हूं कि एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है तो क्रेडिट किया जाएगा कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू या फिर लायबिलिटी की वैल्यू की वजह से नुकसान हुआ है तो नुकसान कहाँ डेबिट किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और अगर हमें गेन हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स? सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। वैसे ही अगर हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो वो भी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है।
और रिवैल्यूएशन करने के बाद, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करने के बाद हम अपनी जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पर लिखेंगे रिवाइज्ड वैल्यूज़। यानी मान लो हमारी 1 लाख की एसेट थी लेकिन अब बढ़कर हो गई है 1,50,000, तो हम जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पर एसेट कितने की लिखेंगे, 1,50,000 की। अब एंट्रीज़ की बात करें तो एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि वैल्यू ऑफ एसेट की वजह से आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वैल्यू ऑफ एसेट आपकी इंक्रीज़ हुई है, फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वैसे ही मान लो अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है तो फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। अगर नुकसान है तो किसको डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। वैसे ही मान लो अगर आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपका नुकसान होगा, आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो आपका बेनिफिट है। मान लो आपको पहले 20,000 देने थे, अब आप 15,000 देने वाले हो, तो 5,000 का आपका बेनिफिट है। तो 5,000 के बेनिफिट से आप एंट्री क्या बना दोगे, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर हमारा प्रॉफिट निकलता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो उसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट किसको दे दिया जाता है, पार्टनर्स को। और मैंने आपको बता रखा है कि पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो उनको डेबिट कर देते हैं। वैसे ही मान लो अगर हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री हम क्या बना देंगे, जस्ट रिवर्स एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हमने ये अकाउंट भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं इसका एक क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जितने तरीके की एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आ सकती हैं सारी एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ पर कवर अप किया हुआ है। मैंने एक मास्टर क्वेश्चन लिया है जिसमें सारी एडजस्टमेंट मोस्टली कवर होने वाली हैं जो भी आपकी बुक्स में आपके क्वेश्चंस में आपको मिलेंगी। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सीखा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बोला था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाता है उनके मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जब भी कोई पार्टनर या तो एडमिट होता है या फिर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम रिवैल्यू करते हैं उनकी वैल्यूज़ पर। तो उसमें कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान हमें हो जाते हैं। तो अगर हमें कुछ फ़ायदे होते हैं एसेट या लायबिलिटीज़ को लेकर तो उन फ़ायदे को हम यहाँ पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कुछ भी हमें इनकम यानी कि एक तरीके से कुछ बेनिफिट होता है उसको हम लिखते हैं क्रेडिट में, और हमें कुछ ऐसे लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, कुछ एक्सपेंस वगैरह हो जाते हैं तो उनको हम लिखते हैं डेबिट साइड में। क्लियर। इसके बाद में हम क्वेश्चन आप लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, 3 पार्टनर से उनका रेशो हमें दे रखा है 5:3:2, और फिर कुछ हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल्स हमें दे रखी हैं। एंड फाइनली फिर लिखा है कि बी रिटायर्स एंड ए और सी का जो रेशो हो जाता है वो हो जाता है A:1। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, देखो, डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल, यानी डेटर्स 1100 वालों को आप ख़त्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, उनसे ये पैसा नहीं मिलने वाला। अब आप देखो डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होता है, और हमें 1100 रुपीज़ अगर डेटर से नहीं मिलने वाला तो क्या हमारा नुकसान होगा, आंसर इज़ येस। क्या डेटर्स की वैल्यू कम होगी, आंसर इज़ येस। तो अगर हमारा नुकसान होगा और डेटर्स की वैल्यू कम होगी तो क्या हम उसको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख सकते हैं, यस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैड डेट्स, ठीक है। बट इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो बैड डेट हुए हैं वो कितने के हुए, वो हुए हैं 1100 के। अब ये देखो कि क्या हमारे पास कोई प्रोविज़न वगैरह था क्या, आंसर इज़ येस, हमारे पास एक प्रोविज़न था। हमारी डेटर्स थे 16,000 के और हमारा प्रोविज़न था 800 का। दोस्तों जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें बैड डेट कभी भी हो जाए तो हम इस प्रोविज़न से उसको राइट ऑफ कर सकें। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो हमारी एंट्री बनती है बैड डेट के टाइम पर, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और डेटर्स क्योंकि कम हो जाते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं डेटर्स को 1100 एंड 1100। पर क्या डेटर्स की कम हो जाने की वजह से क्या हमारा नुकसान सच में हुआ है, अब ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में आप ये देखिए, क्या अब हमारे पास प्रोविज़न है, आंसर इज़ यस, हमारे पास प्रोविज़न है कितने का, 800 रुपीज़ का। तो अगर हमने प्रोविज़न बना रखा था तो 800 रुपये का प्रोविज़न तो हम अपने बैड डेट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम एंट्री बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 800। बट हमारा एक्चुअली नुकसान कितने का हुआ है, बैड डेट कितने के हुए हैं, तो हमारे बैड डेट्स हुए हैं 1100। अब क्योंकि हमने प्रोविज़न बना रखा था 800 का तो हमारा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 300 का, तो वो 300 का नुकसान हमारा चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
1100 का नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोविज़न बना रखा था 800 रुपये का, तो 800 तो हम वहाँ से ले लेंगे बैड डेट के लिए। बाकी 300 का जो हमारा नेट नुकसान हुआ है उसको हम लिख देंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 300। क्लियर? ओके। इसके बाद बी पॉइंट में लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। आप एक प्रोविज़न बनाइए। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एसेट के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है तो वो प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी होती है। तो अगर हम लायबिलिटी बनाएंगे यानी कि लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, और प्रोविज़न के बनने से, लायबिलिटी के बढ़ने से हमारा नुकसान होगा। तो हमारा नुकसान होगा तो एंट्री याद कीजिए। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और हम क्या बना रहे हैं? प्रोविज़न। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। बट क्वेश्चन ने आपको रेट नहीं बताया ना अमाउंट बताया, लेकिन ये बोला है जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट था उस पर आप बना लो। एग्जिस्टिंग रेट क्या था देखते हैं। हमारे पास प्रोविज़न था 800 का और हमारे पास डेटर थे 16,000 के। तो अगर इसका मैं रेट पता करूँगा तो रेट आ जाएगा 5%। तो इसका मतलब हमें 5% का प्रोविज़न बनाना है। अब 5% का प्रोविज़न बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, बट प्रोविज़न बनेगा कितने डेटर्स पर? आप ये देखिए, आपकी डेटर्स से 16,000, क्या हम 16,000 पर 5% बनाएंगे? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि हमारे 1100 का तो नुकसान हो गया, 1100 के डेटर्स तो हमारे कम हो गए। तो जब हम अपना प्रोविज़न बनाएंगे तो आप ये देखिए कि हमारे 16,000 के डेटर्स थे, जिसमें से 1100 के डेटर्स हमारे डूब चुके हैं। तो हमारे पास डेटर्स कितने बचे? 14,900। इसका हम 5% बना लेंगे प्रोविज़न। तो 14,900 का 5% होता है 745। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 745 एंड 745। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 745। डन। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाई 1055। 1055 से स्टॉक को कम कर दीजिए। हमारा स्टॉक था कितने का? देखिए क्वेश्चन में हमारा स्टॉक था 12,800 और इसको हम कितने से कम कर देंगे? 1055। स्टॉक कम होगा तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। और जब भी नुकसान होता है, मैंने आपको बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है डेबिट। तो आंसर आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1055 और 1055। और आप यहाँ पर नुकसान हो गया है आपका, आप यहाँ पर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू स्टॉक 1055। एंड फाइनली फिर आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना। वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना कितने अमाउंट से? 11,000 के अमाउंट से। तो 11,000 के अमाउंट से आप किसी एसेट को इंक्रीज़ करोगे तो आपका बेनिफिट होगा। एसेट का नाम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और आपका फ़ायदा होने वाला है, तो फ़ायदा होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे और उस एसेट को आप डेबिट करोगे। तो आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 11,000 एंड 11,000। और ये आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000। एंड फाइनली इसके बाद में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू। देखो बाय में और टू में फ़र्क होता है। बाय का मतलब होता है से, टू मतलब तक। तो यहाँ पर लिखा था बाय 11,000 यानी 11,000 से कम कर दो या बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पर लिखा है रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब डिक्रीज़ करना वैल्यू को, लेकिन वर्ड बाय नहीं है, वर्ड है टू, यानी कम करके इतनी वैल्यू कर दो। अब आप ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी कितनी आपकी बैलेंस शीट में? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपके यहाँ पर थी 35,000 और आपको कम करके कितना कर देना है? 34,000। तो नेट आपका नुकसान कितने का हुआ? 1,000 का। और आपका नुकसान होगा तो आप कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी PNM कितने से? 1,000। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000। एंड फाइनली आगे हमें बोला गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 700 बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल। हमें स्क्रैप ने क्रेडिटर्स को
अपने क्रेडिटर को 700 का पेमेंट अब नहीं करना है, नहीं करना है तो हमारा फ़ायदा है, और हमारा फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, आंसर इज क्रेडिट। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 700 एंड 700। तो ये तो एंट्री होगी, बट हम यहाँ पर पोस्टिंग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 700 एंड देन फाइनली लिखा है अ प्रोविजन फॉर 600 बी मेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए आप 600 का प्रोविजन बनाइए। मैंने अभी आपको सिखाया कि प्रोविजन बनाते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रोविजन इज जस्ट अ लायबिलिटी, तो आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे, तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 600 एंड 600, और इसकी पोस्टिंग आप कहाँ पर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 600 एंड देन उसके बाद क्वेश्चन कहता है एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप। एक कंप्यूटर आपके पास था जिसको आपने कबाड़ा मान लिया था, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया था, आपने उसको 2000 का बेच दिया है, तो बेचा है तो आपके पास पैसा आया होगा, और पैसा आया होगा साथ के साथ आपका बेनिफिट हुआ होगा, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000 एंड 2000, और इसकी पोस्टिंग आप कहाँ पर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय कैश 2000 सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड विद इन एन एक्सीडेंट। हमारा एक एम्प्लॉय था, उसको एक्सीडेंट में चोट लगी है, उसको हमें 5000 रुपये देने पड़ गए तो हमारा नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो हमने पेमेंट किया होगा, तो नुकसान की वजह से हम बोलेंगे जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और आपने पेमेंट की होगी तो टू कैश, कितना अमाउंट 5000 एंड 5000, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में भी आप लिख देंगे टू कैश हाउ मच 5000, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं टू इंजर्ड एम्प्लॉय। एंड नेक्स्ट फिर क्वेश्चन कहता है एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। एक मशीन है जो आपकी पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, बट आप उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना मतलब क्या, आपकी बैलेंस शीट में एक मशीन यानी कि एक एसेट बढ़ रही है, आंसर इज यस। अगर आपकी मशीन बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, तो आपका फ़ायदा है तो ध्यान रखिए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी अनरिकॉर्डेड मशीनरी, अनरिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट करोगे, अनरिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट इज 10,000, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि आपका बेनिफिट हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड मशीनरी 10,000 डन। अब यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%, कार 20% से बढ़ी हुई है, तो परसेंट मतलब 100, ठीक है ना, और 20% से बढ़ी हुई है क्या मतलब, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको हमने 120 पर वैल्यू कर रखा है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू है 100%, बट आपने उसको 20% से एक्स्ट्रा वैल्यू कर रखा है, यानी क्या आपने उसको 120 पर वैल्यू कर रखा है। वहीं यहाँ पर लिखा है कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%, तो अगर 20% से आपने उसको ओवर वैल्यू कर रखा है तो 20% से उसको आपको कम करना पड़ेगा, कर देंगे। अब आप किसी एसेट की वैल्यू को कम करोगे, सबसे पहली बात आपका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो आपको लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार। बट माय क्वेश्चन इज़ कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा। अब आप ये देखिए आपकी कार थी कितने की, आपकी कार थी 84,000 की,
और कितने परसेंट से बढ़ी हुई है, 20% से बढ़ी हुई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे 20% इसका कम करना है, 84,000 की कार को अगर मुझे 20% निकालना है, तो क्या मैं 100 से डिवाइड करूँ कि 120 से डिवाइड करूँ? 120 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 100 नहीं थी। इसको हमने बढ़ा के कितने पे दिखा रखा है, 120 पर। तो इसको अगर आप 120 से लेस करोगे तो इट विल बिकम 84,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो ये आपका आ जाता है 14,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट होगा तो आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कार 14,000, और उसके बाद फाइनली नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब यहाँ पर हमारे जो ट्रक की वैल्यू है वो 10% से कम हमने उसको वैल्यू कर रखा है। तो अगर 100% की चीज़ को अगर हमने 10% से कम कर रखा है तो क्या हमने उसको 90% पर वैल्यू कर रखा है? आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने अपने ट्रक को अंडर वैल्यू कर रखा है 10% से, तो क्या हमें उसको 10% से बढ़ाना पड़ेगा? यस। अगर हम अपने ट्रक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। तो अगर हमारा फ़ायदा होगा तो हमारी एंट्री होगी ट्रक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बट अमाउंट कैसे निकलेगा? अब आप ये देखिए, आपके ट्रक की वैल्यू कितनी थी? आपके ट्रक की वैल्यू थी 54,000। तो 54,000 का आपको निकालना है 10%, बट आप डिवाइड 100 से करेंगे कि आप 90 से डिवाइड करेंगे? आंसर इज 90 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है 90% पर। तो 10% से आपको, अगर आपने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है तो आपने कितनी वैल्यू पर उसको दिखा रखा है? 90% पर। तो डिवाइड भी कितने से करेंगे? 90% से। तो ये कितना आ जाएगा? 54,000 इंटू 10/90, इट विल बिकम 6,000। तो आप ट्रक की वैल्यू को बढ़ा दोगे 6,000 से। अभी ट्रक की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। $6,000। एंड देन उसके बाद लिखा है यहाँ पर फर्नीचर इज़ टू बी ओवर वैल्यूड बाई 5%। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है टू बी मतलब ये आपको काम करना है। फर्नीचर को आपको ओवर वैल्यू करना है, यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? 5% से। फर्नीचर की देखो क्या वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू है 20,000। तो आप इसको अगर 5% से बढ़ाओगे तो आपका फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर की वैल्यू में दे रखी है 20,000, तो उसका कितना परसेंट? 5%। तो 20,000 का फर्नीचर और उसका 5%, इट विल बिकम 1,000। तो 1,000 से आपका फ़ायदा होगा, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो कहाँ पर आ जाएगा? इधर, बाई फर्नीचर 1,000। एंड लास्टली यहाँ पर लिखा है ए बी मशीन इज़ टू बी अंडर वैल्यूड। इज़ टू बी का मतलब है ये आपको काम करना है, बट अगर डायरेक्टली इज़ टू बी नहीं लिखा है, सिर्फ इज़ लिखा है, इसका मतलब वो चीज़ बढ़ी हुई है, उसको आपको कम करना है, और कम है तो उसको आपको बढ़ाना है। यहाँ पर लिखा है ए बी मशीन इज़ टू बी अंडर वैल्यूड बाई 10%। आपको 10% से ए बी मशीन की वैल्यू को कम करना है, और ए बी मशीन की वैल्यू है 15,000। अब आप ये सोचिए कि अगर आप ए बी मशीन की वैल्यू को कम करोगे तो आपका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो आपकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी मशीन। बट कितने की मशीन थी? 15,000 की। कितने से कम करनी है? 10%। तो 15,000 का 10% बिकम्स 1,500। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1,500, और यहाँ भी 1,500, और यहाँ पर टू ए बी मशीन 1,500। अब फाइनली क्या करेंगे आप? आपने इतना एडजस्टमेंट कर ली है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप क्लोज करेंगे, ध्यान रखिए आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपको रिवैल्यूएशन लॉस होगा, और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर 11,000 प्लस 700 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 1,000, it will become 30,700. Less 300, 745, 1055, 1,000,
600, 5000, 14,000 एंड 1500। तो ये आपका आ जाता है 6500। ये है आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आरपी। ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सारे पार्टनर्स को, ए को, बी को और सी को, बट किस रेशो में? 5:3 में। तो यहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे एज कैपिटल में, बीज कैपिटल में एंड सीज कैपिटल में। किस रेशो में? 5:3:2 में। तो 6500 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 3250। ये आपका आ जाएगा 1950 एंड ये आपका आ जाएगा 1300। अब क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो इसकी भी एंट्री बनती है। इसकी एंट्री बनेगी तो क्या एंट्री बनेगी? देखो बिल्कुल सिंपल है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आप कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो? आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं। किस साइड से ट्रांसफर कर रहे हो? डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से? डेबिट साइड से। तो आप अपनी एंट्री में जिस साइड से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको लिख दीजिए डेबिट में। अब डेबिट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो आप लिख दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 6500। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप उसको? एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तो यहाँ पर था आपका 3250, यहाँ था 1950 और ये था 1300। बस इतना हमने यहाँ पर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं करने के लिए तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएंगे और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा उस पर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो अगर मैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करूँ जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि आप लेजर अकाउंट्स बनाइए, लेजर अकाउंट्स बनाइए, या फिर क्वेश्चन आपसे कह सकता है जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से कैसे सॉल्व होगा वो आपको आना चाहिए। तो अगर मैं लेजर अकाउंट्स की बात करता हूँ तो क्वेश्चन या तो आपसे बोलेगा कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, एंड लास्टली क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए। और अगर ये तीनों वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि आप नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना या फिर डायरेक्टली ये चीज़ें बोलना एक ही बात है। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन कहता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स आप बनाइए, तो आप समझ जाइए क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना है। बट अगर क्वेश्चन बात करेगा जर्नल एंट्रीज़ के, तो जर्नल एंट्रीज़ में फिर आपको सारी जर्नल एंट्रीज़ बनानी पड़ेंगी। वहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो वहाँ पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जर्नल लेजर अकाउंट्स का, कि अगर आपसे लेजर अकाउंट्स पूछे जाएंगे तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 लिया है मैंने, TS ग्रेवाल का, पंकज, नरेश एंड सौरभ वाला क्वेश्चन। बट अगर मैं बात करूँ कि भाई लेजर अकाउंट्स वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, तो ध्यान रखिए मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। नंबर 1 जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आप अपने सारे फॉर्मेट्स बना लीजिए। प्रिपेयर ऑल दी फॉर्मेट्स। जैसे अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट बना लीजिए, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट बना लीजिए, अगर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है तो उसका फॉर्मेट भी आप बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मेट किस सीक्वेंस में बनेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट एंड लास्टली आप बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। नंबर 2 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मेट्स बनाने के बाद आपको बैलेंसेस लिख देने हैं। राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस, किसके?
पार्टनर्स के कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस रहेंगे वो आप उनके कैपिटल अकाउंट्स में लिख देंगे। एंड नंबर 3 चीज़ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको बैलेंस शीट में दिए गए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आपको बांट देना है। तो आप लिख सकते हैं राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सारी एडजस्टमेंट जो आपको क्वेश्चन में दी जाती है उनको सोल्व करना है। और उनको सोल्व करने के बाद नंबर 5 आपको सारे अकाउंट्स बंद करने हैं। क्लोज ऑल दी अकाउंट्स वन बाई वन। अब इसी सीक्वेंस के साथ में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्या क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज पास करने की बात कही है या फिर लेजर अकाउंट्स बनाने की बात कही है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। यहाँ पर नरेश पार्टनर होगा, वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, तो उसके रिटायरमेंट के बाद में एक बैलेंस शीट बनानी है और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मेट्स बना देने हैं। तो मैं आपके सामने सारे फॉर्मेट्स बना देता हूँ। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 35। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। कितना बड़ा बनाना है, जितना आपका मन करे उतना बड़ा बनाइए। एग्जाम में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा कि आपने इतना बड़ा क्यों बनाया है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, पंकज, नरेश एंड सौरभ। तो ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही कॉलम के साथ आप पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो आप 3 पार्टनर्स के कॉलम का यानी 3 कॉलम्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड कॉलम। सेम अकाउंट सेम कॉलम्स आप इधर बनाएंगे क्रेडिट साइड में। डन। एंड फाइनली आपको बनानी है यहाँ पर बैलेंस शीट। तो आप लिख दीजिए बैलेंस शीट। और ये मैंने बना दी है आपके सामने बैलेंस शीट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिखना मत भूलना, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। एंड देन फाइनली यहाँ पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है, तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद में 3 पार्टनर्स है पंकज, नरेश, सौरभ। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पंकज, नरेश, सौरभ। फिर वैसे ही पर्टिकुलर्स, पंकज, नरेश एंड सौरभ। डन। इसके बाद फाइनली आपके साथ है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये आपका लायबिलिटीज़ है एंड ये आपका एसेट्स है, रुपीज़ एंड रुपीज़। तो मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं तो मैंने सीक्वेंस में सारे फॉर्मेट्स बना लिए हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आप ओपनिंग बैलेंसेस लिख दीजिए किसके, पार्टनर्स कैपिटल के। तो आप देखिए लायबिलिटी साइड में यहाँ पर दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस पंकज के, नरेश के और सौरभ के, 46,000, 30,000 एंड 20,000। क्वेश्चन ये है ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे, तो ये लिखे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट किस साइड लिखे जाएंगे, भाई कैपिटल है तो कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, तो जो इनका नेचर है वहीं पर इसको लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी बाय बैलेंस BD। ये है 46,000 एंड दिस इज़
नरेश 30,000 और सौरभ का है 20,000। ठीक है, जो चीज़ें आप लिखते रहे अपने क्वेश्चन में उन चीज़ों को काटते रहना। हमने कैपिटल लिख दिया है तो कैपिटल मैंने काट दिया है। डन। इसके बाद में फिर आपको सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड तक कर लिया। थर्ड में लिखा है जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज हैं उनको आप बांट दीजिए। तो आप ये चेक कीजिए कि पंकज, नरेश, सौरभ 3 पार्टनर्स थे, तीनों का रेशो था 3:2:1 और आपको अच्छे से पता है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं वो हमेशा उनके ओल्ड रेशो में बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखा जनरल रिजर्व, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसको बांट दो। अब इसको बांटोगे 12,000 को 3:2:1 के हिसाब से, तो ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय जनरल रिजर्व 12,000 डिवाइड बाई 6 × 3, तो ये आ जाता है 6,000, ये आ जाता है 4,000, 4,000 और ये 2,000। तो हमने 12,000 को बांट दिया 3:2:1 के रेशो के हिसाब से। चलो ये हमने कर लिया। इसके बाद में लिखा है सन्डी क्रेडिटर्स, क्या ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है? आंसर इज नो, तो इसको नहीं बांटेंगे। बिल्स पेबल नहीं होता। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ये भी नहीं होता। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो हमने बांट लिए। अब आप एसेट साइड में चेक कीजिए क्या आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज है कि नहीं है। तो यहाँ पर बैंक दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। अब हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेज नहीं बचे हैं। एंड अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो हमने नंबर 3 काम भी कर लिया है। नंबर 4 पर हमें चलना है, यानी कि जितनी एडजस्टमेंट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में उनको सोल्व करना है। एडजस्टमेंट क्या होती है? ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये सब एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी प्रीमाइसेस को हमने 20% से बढ़ा दिया है। तो देखिए ये हमारी प्रीमाइसेस है 80,000 की, अगर आप इसको 20% से बढ़ा देंगे तो आपका बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी एसेट बढ़ रही है, और आपका बेनिफिट होगा तो उसको आप कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय प्रीमाइसेस 80,000 की थी, उसको आपने 20% से बढ़ाया तो कितना हो गया? 16,000। अब आप ये सोचिए कि प्रीमाइसेस आपकी 16,000 से बढ़ गई है, तो अब नई वाली बैलेंस शीट में आप अपनी प्रीमाइसेस को कितने की दिखाओगे? तो देखिए प्रीमाइसेस आपकी 80,000 की थी, अभी 16,000 से आपने उसको बढ़ा लिया है तो कितने की हो गई? 96,000। डन। उसके बाद में लिखा है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब आप ये चेक करिए कि आपका स्टॉक कितने का था? 9,000। बट ध्यान रखना जो चीज़ें आप कर चुके होगे उनको आप काटते चलना। प्रीमाइसेस हो गया तो प्रीमाइसेस काट दीजिए। उसके बाद स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक कितने का? 9,000 का, इसको भी काट दीजिए। तो स्टॉक को हमें क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है 10% से। तो स्टॉक डेप्रिशिएट होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी, फ़ायदा नुकसान होगा। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक था 9,000 का, उसको हमें 10% से कम करना है तो 900 से कम होगा। अब बताओ आपका स्टॉक 900 से कम होगा तो आपका स्टॉक बैलेंस शीट में कितने का आएगा? 9,000 का था, 900 से कम हो गया तो आ जाएगा आपका 8,100 का। डन। इसके बाद में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आपको मेंटेन करके रखना था 5%, डेटर का 5%। अब आप ये देखिए आपकी डेटर है 6,000, आपका प्रोविज़न है 400। अगर मैं 6,000 का प्रोविज़न 5% मेंटेन करता हूँ तो वो आता है 300, बट आपने कितना मेंटेन किया हुआ है? 400। तो क्या मैं 100 के प्रोविज़न को ख़त्म कर दूँ? करना पड़ेगा। तो अगर मेरा प्रोविज़न लायबिलिटी होती है तो प्रोविज़न यानी लायबिलिटी को अगर मैं ख़त्म करूँगा तो मेरा बेनिफिट होगा, और वो मेरा बेनिफिट कहाँ आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको मेंटेन करना था कितना? डेटर्स थे आपके 6,000, तो 6,000 का आपको 5% मेंटेन करना है। तो 6,000 का 5% कितना होता है? 300। बट आपने पहले से कितना मेंटेन किया हुआ? 400। तो आप कितना ख़त्म करने वाले हो? 400 लेस 300, यानी कि 100 आप ख़त्म करोगे। अब आप 100 को ख़त्म करोगे तो नया वाला प्रोविज़न आप बैलेंस शीट में कितने का दिखाओगे? तो बैलेंस शीट में आप लिखोगे डेटर्स, आपके डेटर्स थे 6,000 के, और अब आपने प्रोविज़न कितने का मेंटेन कर लिया? 300 का, तो बाहर आ जाएगा 5,700। डन। तो ये डेटर्स भी यहाँ से काट दीजिए, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। इसके बाद फाइनली फिर यहाँ पर लिखा है फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर 1,200।
हमें अपना प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस बनाना है 1200 का। प्रोविज़न बनाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डैमेजेस 1200। अब आप ये चेक कीजिए, आपकी बैलेंस शीट में आपको प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस दिया गया था 6000 का। अगर आप इसको 1200 से बढ़ा लोगे तो आपका नया प्रोविज़न अब कितने का नज़र आएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए अपना प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। आपका प्रोविज़न था 6000 का, अभी आपने उसको 1200 से बढ़ा लिया तो ये हो गया आपका 7200। डन। इसके बाद फाइनली मुझे बात करनी है फर्नीचर की। तो फर्नीचर के बारे में बोला गया है फर्नीचर इज़ टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, यानी फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाकर आपको 45,000 कर देना है। अब आप ये चेक कीजिए फर्नीचर की वैल्यू थी कितनी, 41,000 सी। अगर आप 41,000 की एसेट को बढ़ाकर 45,000 कर दोगे तो आपका बेनिफिट कितने का होगा, 4,000 का। उस बेनिफिट को हम कहाँ पर लिखेंगे, अपने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय फर्नीचर 4,000, और अपनी बैलेंस शीट में एसेट में लिख देता हूँ मैं फर्नीचर कितना, 45,000। डन। इस फर्नीचर को मैं यहाँ से काट दूँ क्योंकि इसको मैंने कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 45,000। गुडविल वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो गुडविल आपको वैल्यूड दी जाती है ये कंपनसेशन के लिए दी जाती है, तो इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग रेशो में। अब पहले हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, तो चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो लिखिए आप मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था न्यू माइनस ओल्ड। यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स हैं, पंकज, नरेश, सौरभ। पंकज, नरेश, सौरभ, और इन तीनों का रेशो था 3:2:1। ठीक है। बट अभी क्योंकि बिजनेस से कौन रिटायर हो गया, बिजनेस से रिटायर हो गया है नरेश। तो अगर नरेश ये रिटायर हो गया है तो हमारे पास पार्टनर सब बचे कितने, पी और एस। तो इनका न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 5:1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5:1। अब मुझे निकालना है अपना गेनिंग रेशो, किस किस का, पी का और एस का। पी का न्यू रेशो कितना है 5/6 और एस का 1/6। इसमें से लेस करेंगे ओल्ड वाला कितना था 3/6 एंड 1/6। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 - 3 2/6, ये 2/6, और इसका तो आ रहा है 0/6। यानी सिर्फ गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर है पी। यानी कि पी कंपनसेशन देगा किसको, नरेश को। बिजनेस नरेश छोड़कर जा रहा है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा 2/6 का। कौन देगा, वो पी देगा। बट हमारे पास वैलिड गुडविल कितनी है 42,000। तो 42,000 के हिसाब से आप नरेश का शेयर निकाल लो, 2/6, 42,000 इंटू 2/6, इट बिकम्स 14,000। अब ये हमें किससे लेना है पैसा, ये हमें पी से लेना है, क्योंकि गेन किसने किया है, पी ने, और देना किसको है, नरेश को देना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पी अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट कितना 14,000 एंड 14,000। अब इस एंट्री की पोस्टिंग हमें करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो पी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, वजह क्या है 2n। तो आप पी अकाउंट के डेबिट में जाइए, यानी पी अकाउंट का डेबिट ये रहा। तो पी अकाउंट के डेबिट पे आप लिख दीजिए 14,000, और वजह क्या है 2n कैपिटल। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, डेबिट वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब क्रेडिट साइड की बारी है। तो एन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 14,000 से, वजह क्या है पीस कैपिटल। तो इसकी हम क्रेडिट में साइड में यहाँ पर एंट्री कर देंगे, बाई पीस कैपिटल, और यहाँ पर लिख देंगे 14,000। फाइनली हमने ये भी कर लिया है। इसके बाद में सी पॉइंट में लिखा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड। ये आपको मैं सिखाता हूँ आगे। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। फाइनली अब हमें करना है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है।
तो अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट कितना, 16,000 प्लस 100 प्लस 4,000, इट बिकम्स 20,000, 100, 20,100, एंड इफ़ वी लेस 900 एंड 1,200, तो हमारे पास आ जाता है ये 18,000। ये हमारा है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये सारे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी पी को, एन को और एस को। किस रेशो में? जो इनका ओल्ड रेशो था 3:2:1। तो ये आ गया पी का 9,000, इसका आ गया 6,000, इसका आ गया 3,000। अब ये वाला प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो कितना कितना आया है, इसको मिले 9,000, इसको मिले 6,000 और इसको मिले 3,000। डन। और अब हम क्या करेंगे? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स को सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। तो रिटायर हो रहा है एन, तो एन को फिलहाल छोड़ो, पी की बात करते हैं। तो पी का ओपनिंग बैलेंस था 46,000, 6,000 उसको जनरल रिजर्व के मिले थे और 9,000 उसको प्रॉफिट के मिले हैं। तो उसका बैलेंस हो जाता है 61,000 टोटल, सॉरी। तो ये 61,000 में से अगर आप ये 14,000 को लेस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 47,000 बैलेंस सीडी। उसके बाद अगर हम एस की बात करें, तो एस का है 20,000, 2,000 एंड 3,000, ये हो गया 25,000। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 25,000, और इसके डेबिट में कुछ नहीं है तो यहाँ भी आ जाएगा 25,000। अब फाइनली हमें क्या करना है? हमें एन रिटायर हो रहा है तो एन को अमाउंट पे करना है। तो उसका अमाउंट निकलता है 30,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 एंड प्लस 6,000। तो उसका अमाउंट आता है 54,000, यहाँ भी आ जाता है 54,000। अब देखो एन के डेबिट में कुछ नहीं है, यानी कि ये जो 54,000 का बैलेंस है ये हमें उसको पे करना है। अब क्वेश्चन कहता है कि देखो 54,000 का अमाउंट उसको अगर आपको पे करना है तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन बोलता है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कि इस 54,000 में से आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो 26,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू नरेश लोन अकाउंट, कितना? 26,000। तो अब आप बताइए, अगर 26,000 उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया तो 54 में से अगर 26,000 चले जाते हैं तो उसका बैलेंस अभी भी कितना बचेगा? 28,000। तो ये जो लोन अकाउंट अभी भी उसका रह जाएगा जो हमें पेमेंट करना है बाद में, ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो हम एसेट साइड में, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको लिख लेंगे यहाँ पर नरेश लोन 26,000। डन। अब फिर उसके बाद लिखा है एंड बैलेंस बी पेड थ्रू चेक थ्रू बैंक, और जो उसका बैलेंस पेमेंट बचता है हमारे पास उसको हम पे कर देंगे बैंक से। कर देते हैं जी। लेकिन उससे पहले ये देखिए आपकी एसेट साइड में आपके बैंक में बैलेंस है कितना? आपके बैंक में बैलेंस है 7600। ठीक है, चलो पेमेंट तो करनी है, तो पेमेंट कर देते पार्टनर्स कैपिटल को 28,000 की। ये हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैंक 28,000 उसकी पेमेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ने आगे बोला है कि अगर पैसा कम पड़ता है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। देखा ना, इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक। अब आप ये देखिए आपको बैंक के लोन की कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने पे किया है इसको 28,000 और आपके पास बैंक में थे कितने? 7600। तो अगर आप यहाँ पर लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, आपका बैंक बैलेंस था 7600, आपको पे करने हैं पेड टू नरेश कितने? 28,000। तो ये जो नेगेटिव अमाउंट आपका आएगा बैलेंस में 20,400, ये आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तभी तो आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लायबिलिटी साइड में बैंक लोन
यानी आपने बैंक से लोन लेकर उसको पेमेंट किया, कितना 20,400। तो ये बैंक का अमाउंट भी ख़त्म हो गया, इसको भी काट दीजिए बस। अब आपको बस ये चेक करना है कि आपकी बची हुई चीज़ें आपकी एसेट में, आपकी लायबिलिटी में, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में कितनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये आपका ये तो हो गया, इसको तो आपको बैलेंस शीट में अब नहीं लिखना, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल की ये जो बैलेंस है 47,000 एंड 25,000, ये आपको अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल, और ये पार्टनर्स कैपिटल किसके हैं, पी के और एस के। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी और ये एस। पी का अमाउंट है 47,000 और एस का है 25,000। तो दोनों का प्लस करने के बाद ये हो जाता है 72,000। अब फाइनली आपकी बैलेंस शीट पर हो आप। अब आपको बस ये चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट की क्या क्या आइटम आपकी बैलेंस शीट में पुरानी वाली में बची हुई हैं। तो यहाँ पर एक तो क्रेडिटर्स है 15,000 के, वो लिख लीजिए, क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद में बिल्स पेबल है 12,000, वो लिख लीजिए, बिल्स पेबल 12,000, वो लिख लीजिए, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2200 की, वो भी लिख लीजिए। टू 2200। और उसके अलावा सारी चीज़ें तो हम लिख चुके हैं, इधर एसेट साइड में भी सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब फाइनली आप अपनी बैलेंस शीट को मैच कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 7,200, 26,000, 20,400, 72,000, 15,000, 12,000 एंड 2200। ये आ रहा है आपका 154,800। फिर एसेट साइड देखते हैं, यहाँ पर 96,000 प्लस 8,100, 5,700 एंड 45,000। तो यहाँ पर भी आपका आ रहा है 154,800। तो ये होगी आपकी बैलेंस शीट मैच। तो हमने यहाँ पर सीखा कि कंप्लीट क्वेश्चन जैसा आपके एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बनाने हैं फॉर्मेट्स, उसके बाद लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसके बाद आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो बैलेंस शीट में दिए जाते हैं बट क्वेश्चन में बोला नहीं जाता करना क्या है, लेकिन आपको उसको खुद ही बांट देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट जो आपको दे रखे हैं उनको आप बांट दीजिए, उनको आप सोल्व आउट कर दीजिए, और लास्ट में आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कीजिए, क्लोज कीजिए, और फाइनली आप अपनी बैलेंस शीट को जो बचे हुए आइटम्स आपकी पुरानी वाली बैलेंस शीट में थे उनको लिख करके आप उसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कंप्लीट रिटायरमेंट का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसको फॉलो कीजिए। और आपके पास रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन टीएस गिरेवाल में हैं या फिर आपकी जो बुक डीके गोयल है वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बार बार सोल्व कीजिए एग्जाम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।